आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 3 निजी, सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान पाठ के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का क्या आशय है। सार्वजनिक क्षेत्र का आशय ऐसे उपक्रमों से होता है जिसकी स्थापना वित्तीय संचालन व नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सम्मिलित रूप से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा होता है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के लक्षण या विशेषताएं। सार्वजनिक क्षेत्र के लक्षण या विशेषताएं जो निम्नलिखित है। पहला है राजकीय स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र पूर्णतया सरकारी अथवा मिश्रित होता है। दूसरा सेवा का उद्देश्य। उपक्रमों के स्थापन एवं संचालन का उद्देश्य लाभार्जन नहीं होता है, सेवा की भावना मुख्य होती है। तीसरा सार्वजनिक उत्तरदायित्व। संपूर्ण उत्तरदायित्व सरकार या लोक सत्ता पर होता है। चौथा विभिन्न स्वरूप। सरकारी क्षेत्रों को चलाने के लिए विभिन्न स्वरूप होते हैं, या विभागीय आधार या निगम के रूप में या मंडल या नियंत्री कंपनी के रूप में कार्य करती है। पांचवा विशेषता व्यापक क्षेत्र। इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है तथा अंतर्राष्ट्रीय होता है। कम से कम क्षेत्र राष्ट्रीय अवश्य होता है। छठवां कल्याणकारी प्रबंधन। कल्याणकारी प्रबंधन राजकीय उपक्रम की विशेषता है। सातवां वित्त का प्रबंधन। सार्वजनिक उपक्रम के लिए प्रारंभ में सरकारी स्रोतों से वित्त का प्रबंध किया जाता है। सरकार अपने कोषों से आर्थिक मदद करती है तथा बाद में स्वयं वित्त की पूर्ति एवं प्रबंधन करना शुरू करती है। आठवां सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंधन। सार्वजनिक उपक्रम पर सरकार का नियंत्रण एवं प्रबंधन होता है। कोई उपक्रम केवल स्वामित्व के कारण सरकारी उपक्रम नहीं माना जाता, तो उसका नियंत्रण एवं प्रबंधन भी सरकार के अधीन होता है। नंबर 9 एकाधिकारी प्रवृत्ति। ऐसे उपक्रम एकाधिकारी की स्थिति में संचालित किए जाते हैं। नंबर 10 सरकारी नियमों का बंधन। उपक्रम का संपूर्ण कार्य सरकार के नियमों के अनुसार संचालित होता है। इसके बाद हम देखेंगे सरकारी सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ। सार्वजनिक उपक्रम के गुण या लाभ में पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों से मुक्ति। दूसरा आधारभूत एवं जनोपयोगी उद्योगों की स्थापना। तीसरा अधिक जोखिम एवं पूंजी वाले उद्योगों की स्थापना। चौथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन। नंबर 5 निजी क्षेत्र के एकाधिकार मनोवृत्ति पर अंकुश या रोक लगाना। नंबर 6 संतुलित विकास। नंबर 7 विकास दर में वृद्धि। नंबर 8 श्रमिकों के हितों की रक्षा। नंबर 9 रोजगार में वृद्धि। और 10 उद्देश्य लाभ नहीं सेवा। और 11वां है अन्य लाभ। तो ये सार्वजनिक उपक्रम के लाभ हैं। उसका देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम के दोष या हानि। पहला है प्रबंधन एवं संचालन में लाल फीताशाही अर्थात सही वक्त में कार्य करने, शीघ्र निर्णय न लेने की प्रवृत्ति से। दूसरा अकुशल प्रबंधन व्यवस्था, क्योंकि कार्य करने वाले वैतनिक कर्मचारी होते हैं तथा उनमें प्रेरणा का अभाव होता है। तीसरा आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। चौथा सामान्यतः यह देखा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार अधिक होता है। नंबर 5 व्यक्तिगत प्रेरणा का अभाव, विकेंद्रीकरण का अभाव, राज्य के एकाधिकार का दोष, पहल शक्ति एवं स्वायत्तता का अभाव होता है। तो ये मुख्य दोष या कठिनाई या हानियाँ होती है सार्वजनिक उपक्रम में। इसके बाद हम देखेंगे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या अंतर है। पहला स्वामित्व। निजी क्षेत्र में स्वामित्व निजी उद्योगपतियों के हाथ में होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के पास स्वामित्व होता है। दूसरा नियंत्रण। नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार पूंजीपतियों के हाथ में होता है।
जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण एवं संचालन का अधिकार सरकार को होता है। लाभ, व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता है, वहीं उद्योग व्यापार का आधार होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक लाभ को महत्व दिया जाता है। चौथा, शोषण। बेरोजगारी एवं शोषण का सदैव भय बना रहता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में बेरोजगारी एवं शोषण से मुक्त होता है। नंबर 5, उपभोक्ताओं को प्रमुख स्थान दिया जाता है, उसकी मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में उपभोक्ता का स्थान सर्वोपरि नहीं होता, राष्ट्रहित को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। नंबर 6, व्यापार नीति। स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाई जाती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र इसमें स्वतंत्र व्यापार की नीति नहीं अपनाई जाती है। नंबर 7, उत्पादन का ढंग। उत्पादन बाजार में मांग के अनुसार होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उत्पादन या कम उत्पादन का भय बना रहता है। नंबर 8, गोपनीयता। व्यापार के क्षेत्र में गोपनीयता बनी रहती है, गोपनीयता नहीं होती। सामाजिक कल्याण पर ध्यान नहीं दिया जाता, सामाजिक दोषों से ग्रस्त होता है, सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 10, राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहता है, राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है। तो ये थे अंतर निजी और सार्वजनिक उपक्रम में। इसके बाद हम देखेंगे विभागीय उपक्रम। आशय, प्रबंधन के लिए विभागीय संगठन सही अर्थ में एक संवैधानिक संस्था है, जिसके कार्यों के लिए उसका अध्यक्ष मंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल और संसद के प्रति उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इस विभाग का प्रशासन स्वाभाविक रूप से विभाग के वरिष्ठ लोक सेवकों के हाथों में रहता है और वित्तीय नियंत्रण राजकीय निधि या बजट के अधीन रहता है। अतः विभागीय उपक्रम का आशय, विभागीय उपक्रम को राजकीय उपक्रम भी कहा जाता है। इनका पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण सरकार के पास रहता है। इन्हें शासकीय उपक्रम भी कहा जाता है। इसका हम देखेंगे विभागीय उपक्रम की विशेषताएं। पहला, सरकारी निवेश। इन उपक्रमों को स्थापित करने व संचालन करने में संपूर्ण निवेश सरकार द्वारा किया जाता है। निजी उद्यमों को इनमें पूंजी लगाने पर प्रतिबंध रहता है। दूसरा, बजट संसद द्वारा। सरकारी उपक्रमों पर होने वाला संपूर्ण व्यय व उसका बजट संसद द्वारा बजट सत्र के दौरान पारित किया जाता है। ये बजट विभाग के प्रमुख अधिकारी एवं विभाग के मंत्री दोनों वित्त मंत्री के निर्देशानुसार तैयार करते हैं। तीसरा, कर्मचारी। इन उपक्रमों के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के लोक सेवक होते हैं। इन्हें केंद्र सरकार संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करती है। चयन का ढंग सामान्यतः अन्य लोक सेवकों की तरह ही होता है। चौथा, नियंत्रण। उद्यम पर पूर्ण नियंत्रण विभाग के सर्वोच्च या उच्च अधिकारी का होता है। इन अधिकारी पर नियंत्रण रखने, आवश्यक सलाह देने के लिए संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में 2 या 3 सदस्यीय एक निगरानी समिति या सलाहकार समिति भी बनाई जाती है। पांचवा, जवाबदेही। इन उपक्रमों की संपूर्ण जानकारी देने के लिए विभाग का मंत्री जवाबदेह होता है। विभाग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुशासनहीनता के लिए विभाग के मंत्री को नैतिक रूप से जिम्मेदार माना जाता है। तो ये विशेषता थी विभागीय उपक्रम की। पहला, सरकारी निवेश। दूसरा, बजट संसद द्वारा। तीसरा, कर्मचारी। चौथा, नियंत्रण। पांचवा, जवाबदेही। उसके बाद हम देखेंगे विभागीय उपक्रम के गुण या लाभ। पहला, पूर्ण सरकारी नियंत्रण। इन उपक्रमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होने से सरकार अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। दूसरा, गोपनीयता। चूँकि समस्त कर्मचारी सरकार के अधीन रहते हैं,
अतः उपक्रम में संपन्न होने वाला समस्त कार्य एवं नीतियाँ अत्यधिक गोपनीय रहती है। विशेष रूप से सुरक्षा से संबंधित विभाग में गोपनीयता एक महत्वपूर्ण घटक होता है। तीसरा गुण है जन सेवा एवं सुरक्षा के लिए उपयुक्त। किसी भी सरकार का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्यों को करना होता है, भले ही उसमें सरकार को हानि हो। ऐसे कार्यों को केवल सरकारी क्षेत्रों में किया जा सकता है। सुरक्षा से संबंधित उद्योगों को सरकार के अधीन रखने का एकाधिकार सरकार को प्राप्त है। अतः सरकारी उपक्रम जन सेवा एवं सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। चौथा, साधनों का सदुपयोग। ये उपक्रम पूर्णतः नियंत्रित व अनुशासित होते हैं, वित्त मंत्रालय से संबंधित रहते हैं, अतः उपलब्ध साधनों का पूर्ण उपयोग संभव होता है। नंबर 5, उचित एवं नियमित सेवा। शासकीय कार्य उचित एवं बिना किसी भेदभाव के नियमित रूप से चलते रहते हैं, जबकि निजी क्षेत्रों के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि सेवा के दौरान लाभ हो रहा है कि नहीं। छठवां, शोषण का अभाव। चूँकि कर्मचारी एवं अधिकारी को पर्याप्त वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध होती है तथा अवकाश ग्रहण के लाभ भी दिए जाते हैं, अतः कर्मचारी जो समाज के अंग होते हैं उनका शोषण नहीं हो पाता। साथ ही भ्रष्टाचार से मुक्त होने के उद्देश्य से भी इन उपक्रमों की स्थापना की गई है, किंतु वर्तमान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार एवं घोटाला भी इन्हीं क्षेत्रों में बीमारी की तरह फैल रही है। ये थे विभागीय उपक्रम के गुण।